नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हम आपके समक्ष यूपी सामान्य अध्ययन की प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। इसका एक व्याख्यात्मक विश्लेषण यूपी मैप के साथ कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला को दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चित्रकला रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल की कई सारी चित्रकलाएं हैं। इसमें आपको ये बताना है कौन सी नहीं है। तो एक बात समझो, पश्चाताप ये रामचंद्र शुक्ल की है, रोगी का स्वप्न ये भी है, पराजय की पीड़ा ये तीनों की तीनों रामचंद्र शुक्ल की हैं। ठीक है। अब एक ये चौथा ऑप्शन जो है, ये पहाड़ी घसियारे। ये पहाड़ी घसियारे एक आपने शख्स का नाम सुना होगा, भारतीय कला और संस्कृति में इनका नाम है अ, रणवीर रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है। ये रणवीर सिंह बिष्ट की एक चित्रकला है, पहाड़ी घसियारे। इसके अलावा रणवीर सिंह बिष्ट की और कई सारी कलाकृतियां हैं, जैसे पहाड़ी से ही संबंधित हैं वो। जैसे पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी घसियारे, ये भी इन्हीं की है। और पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, ये तीसरा है। पहाड़ी शीत से बचने का सहारा। ठीक है। ये तीन कलाकृतियां पहाड़ी से संबंधित हैं, वो रणवीर सिंह बिष्ट की हैं और जो कि अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल की बात कर लें तो इनसे ये तीन तो इनकी हो ही गई कलाकृतियां, यानी चित्रकलाएं। और रामचंद्र शुक्ल की और भी चित्रकलाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा पश्चाताप। पश्चाताप ये भी चित्रकला आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। रोगी का स्वप्न ये भी है। सृष्टि और ध्वंस, सृष्टि और ध्वंस ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मौत की आंखें, इसे भी आप याद रखो, मौत की आंखें, ये भी चित्रकला आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा पहाड़ी घसियारे, जो कि रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। ये है किसकी? दरअसल ये है रणवीर सिंह बिष्ट की। ओके। एक और है रणवीर सिंह के नाम से, इनका नाम है रणवीर सक्सेना। रणवीर सक्सेना। इनकी भी इनकी भी कलाकृतियां हैं, चित्रकलाएं हैं, जो कि काफी फेमस हैं और हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। रणवीर सक्सेना की कौन कौन सी हैं? रणवीर सक्सेना की चित्रकला है अ, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का गृह त्याग, और तीसरी है, इसका नाम है झूला। ये तीनों चित्रकलाएं रणवीर सक्सेना की हैं। रणवीर सक्सेना और रणवीर सिंह बिष्ट में दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। पहाड़ी लोक नृत्य किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट की है। पहाड़ी घसियारे, ये भी रणवीर सिंह बिष्ट की है। पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, ये भी रणवीर सिंह बिष्ट की है। और रणवीर सक्सेना की कौन कौन सी हैं? प्रतीक्षा, बुद्ध का गृह त्याग और झूला। वहीं आप से अगर पूछा जाए मौत की आंखें, ये चित्रकला किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सृष्टि और ध्वंस, ये भी रामचंद्र शुक्ल की है। पश्चाताप, ये भी रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है। बाकी रोगी का स्वप्न और पराजय की पीड़ा, ये तो रामचंद्र शुक्ल की है ही। नेक्स्ट चलते हैं। आपको मिलेगा एक मैप। तो आपको बताते चले, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जिलों से सटे हुए राज्यों को देखा था, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले किस स्टेट से सीमा साझा करते हैं। उनमें से दो राज्य बचे थे। कौन कौन से दो राज्य हैं? एक तो है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा। ठीक है। और है दिल्ली। एक यूटी बचा है। तो अब इस स्लाइड में हम लोग राजस्थान से सटे हुए यूपी के जिले, इनको डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान से सीमा साझा करने वाले यूपी के जिले। ठीक है। एक गुजारिश है आपसे, आप लोग
उत्तर प्रदेश का ब्लैंक मैप लेकर बैठे हैं और जैसा जैसा मैं भर रहा हूँ फॉलो करते जाइए। ठीक। अब राजस्थान से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले देखो जरा। यहाँ से आपका मध्य प्रदेश इधर की तरफ विस्तारित है और ये रहा आपका राजस्थान। ठीक, यहाँ पर राजस्थान कितने जिले हैं? एक और दो। ये हुआ आपका मथुरा और ये रहा आपका आगरा। तो राजस्थान से सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं? पहला हो गया मथुरा और दूसरा हो गया आगरा। बात समझ पा रहे हो आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्तान ए अमीर हमजा। ये क्या है? दरअसल दास्तान ए अमीर हमजा, ये इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है हमजा नामा। हमजा नामा इसमें है क्या? इसमें दरअसल 1200 चित्रों का 1200 चित्रों का संग्रह किया गया है। ठीक है, यहाँ 1400 नहीं है, यहाँ 1200 कर लीजिए। तो इसका थर्ड पार्ट सही हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा किसके संरक्षण में तैयार किया गया था? तो आंसर होगा आपका ये अकबर के संरक्षण में तैयार किया गया था। लेकिन इसमें जो चित्रों के संग्रह करने की व्यवस्था है ना, वो हुमायूं के ही शासनकाल में शुरू हो गई थी। तो इस हमजानामा या दास्तान अमीर हमजा को किसके संरक्षण में शुरू किया गया था? तो आंसर होगा अकबर। ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये संरक्षण में तो अकबर के तैयार हुआ है, लेकिन अकबर ने किसकी नियुक्ति करी थी इसकी देखरेख के लिए? तो इसका नाम है मीर सैयद अली। अकबर ने किसकी नियुक्ति करी थी? अकबर ने करी थी मीर सैयद अली की। तो यहाँ से आपको जो कुछ फैक्ट्स जानकारी मिली, जैसे दास्तान हमीर हमजा ये क्या है? इसे हमजानामा भी कहा जाता है। इसमें 1200 चित्रों का संकलन है। इसका संरक्षण किसने किया था? इसका संरक्षण किया था अकबर ने। अकबर ने किसकी नियुक्ति करी थी? मीर सैयद अली की। ठीक है। अब एक बात समझो, दास्तान अमीर हमजा से अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रकला से संबंधित विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो आंसर होगा अकबर। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो होगा कि जहांगीर ने जहांगीर ने चित्रशाला चित्रशाला का निर्माण कराया। निर्माण कराया, बताइए ये कहाँ कराया? तो आंसर होगा इसका आगरा। या आपसे पलट के भी प्रश्न पूछ सकता है कि आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया गया था, ये किसने कराया है? तो आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगले में दिया है कि एक मैप है और पिछली स्लाइड में हमने उत्तर प्रदेश से के जिले देखे थे जो राजस्थान से सीमा बनाते थे। इस वाले में देखिए जरा कौन कौन से जिले हैं जो जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। इसमें देखो कौन कौन से हैं। आप यहाँ पर देखोगे, ये है दिल्ली। ठीक, इतना छोटा सा। तो ये दिल्ली किनके किनके साथ सीमा साझा कर रहा है? पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहले नंबर पर है गाजियाबाद, गाजियाबाद। और दूसरा है ये रहा आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ बागपत से सीमा साझा नहीं कर रहा है, इतना ये ध्यान रखिएगा। केवल दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है गाजियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। इसी मैप में ही हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा शेष बचा है। हरियाणा, हरियाणा से सीमा साझा करने वाले करने वाले यूपी के यूपी के जिले बताइए। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा हरियाणा पूरा का पूरा। ठीक है, ये राजस्थान है इधर, इतने में हो गया राजस्थान। और ये पूरा क्षेत्र आपका पड़ेगा हरियाणा का। ठीक, हरियाणा। अब देखो यहाँ से जिले देखो जरा। पहला, दूसरा, तीसरा। गाजियाबाद नहीं है, गाजियाबाद को दिल्ली कवर किए हुए है। चौथा हो गया गौतम बुद्ध नगर। पांचवा हो गया आपका अलीगढ़।
और छठा हो गया आपका ये मथुरा भी यहाँ से स्पर्श हो रहा है हरियाणा से। तो हरियाणा से कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं? एक तो है सहारनपुर, दूसरा हो गया, ये पहला है, दूसरा हो गया शामली, शामली भी है, तीसरा है बागपत, चौथा है गाजियाबाद, नहीं गाजियाबाद को स्किप करो क्योंकि वो दिल्ली से कवर्ड है पूरा। ठीक है, चौथा कौन सा होगा? गौतम बुद्ध नगर, पांचवा है आपका अलीगढ़, और छठा है मथुरा। तो ये सारे जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं, दिल्ली को 2 जिले और हरियाणा को 6 जिले। अब हमारा पूरा जो मैं पिछले लेक्चर में मैंने उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों की सीमाओं को देखा था, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में वाश और टेम्पा, लखनऊ में वाश और टेम्पा नामक 2 शैलियां शुरू करी हैं? इसको समझने के लिए आपको एक बात समझो। जैसे 1911 में एक घटना घटी, हुआ क्या? 1911 में लखनऊ में कला और शिल्प, कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, ये फैक्ट्स आप अपने नोट्स में इनको मेंशन करते जाइए। 1911 में लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। अच्छा, तो इसी महाविद्यालय के एक प्रिंसिपल थे, इसी महाविद्यालय के एक प्रिंसिपल थे, इनका नाम था नेथोलियन, नेथोलियन हर्ड। इसी महाविद्यालय के एक प्रिंसिपल थे। ये प्रिंसिपल साहब 1911 से लेकर 1925 तक अपने पद पर रहे। 1925 में ये रिटायर हो गए। 1925 में एक नए शख्स यहाँ के प्रिंसिपल बनते हैं, इनका नाम था असित कुमार कुमार हलदार। ठीक, आसित कुमार हलदार, ये यहाँ के नए प्रिंसिपल बने। और ये काफी क्रिएटिव थे, चित्रकला के प्रेमी थे। इन्होंने ही लखनऊ में वाश और टेम्पा शैली को जन्म दिया। ठीक है, इन्होंने ही वाश और टेम्पा शैली को शुरू किया। तो आपका आंसर यहाँ से होगा आसित कुमार हलदार। यानी लखनऊ में वाश और टेम्पा नामक 2 शैलियां, ये किसने शुरू करी थी? आसित कुमार हलदार ने। और एक चीज यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि वाश और टेम्पा, ये जो शैलियां हैं ना, ये किससे संबंधित हैं? आपको ध्यान रखना है, ये चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, एक और नाम याद रखो, इसी कला और शिल्प महाविद्यालय के एक प्रिंसिपल और हुए हैं, इनका नाम है सुधीर रंजन खासगीर। इनका नाम है सुधीर सुधीर रंजन खास्तगीर। इनकी क्या खूबी है? दरअसल इन्हें इस महाविद्यालय का, इस किस ये कला और शिल्प महाविद्यालय का, इन्हें इस महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें एक मैप मिला। देखो पिछले स्लाइड में यानी पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मंडल को पढ़ा था। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? टोटल है 18। तो वहां हमने 18 मंडलों की सूची देखी थी। अब यहाँ हम देखते हैं 18 मंडलों में कौन कौन से मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं। बात समझ पा रहे हो हमारी? कौन कौन से मंडल, कौन कौन से जिलों को अपने अंदर समाहित किए हैं? तो इसमें हम सबसे पहले अपने देखते हैं पहला मंडल, कानपुर। कानपुर मंडल, इसमें कितने जिले हैं? तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है जाइए देखिए जाके। तो इसमें कितने जिले हैं? टोटल 6 जिले। ये सबसे बड़े मंडलों में से आता है। टोटल 3 ही मंडल हैं जिसमें 6 6 जिले हैं, जैसे कानपुर, मेरठ और आपका एक हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया और मेरठ। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये हो गया लखनऊ।
कानपुर मंडल में चूंकि 6 जिले हैं, तो आइए देखते हैं कानपुर मंडल में ये 6 जिले कौन कौन से हैं। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज, और यहाँ लिखते हैं कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में, कानपुर मंडल में जिले। ठीक है। अब ध्यान से देखो मैप को। ये रहा अपना कानपुर, ये रहा। मैप को देखो और देखो कहाँ कहाँ कर्सर चल रहा है। ये कानपुर है, और इसके आगे जब आप पढ़ोगे तो ये लगेगा कानपुर देहात। कानपुर देहात के आगे बढ़ोगे तो ये रहेगा आपका औरैया, और जहां अब कर्सर जा रहा है ये है इटावा। ठीक है। कानपुर से ऊपर की तरफ बढ़ो तो आपको मिलेगा कन्नौज। कन्नौज से ऊपर बढ़ोगे तो आपको मिलेगा फर्रुखाबाद। ठीक है। ये पूरा का पूरा है कानपुर मंडल। अब देखो इसमें जिले कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक। कानपुर मंडल में टोटल जिले है, कौन कौन से हैं। पहला है, पहले नंबर पर है फर्रुखाबाद। दूसरे पर है कन्नौज। तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर है ये इटावा। इटावा। चौथे पर है, चौथे पर है औरैया। पांचवें नंबर पर है आपका कानपुर देहात। ठीक, कानपुर रूरल। और छठा है कानपुर नगर। तो ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कानपुर मंडल में आते हैं। और केवल 3 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे, केवल 3 ही मंडल ऐसे हैं जिनमें 6 6 जिलों को शामिल किया गया है। अभी मैंने देखा था, एक है कानपुर, कानपुर के बाद एक है लखनऊ, और अगला है मेरठ। केवल 3 मंडल ऐसे हैं जहां पर 6 6 जिलों को शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कृषि गणना 2010-11 के अनुसार सभी वर्गों की औसत जोत का आकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा 0.76 हेक्टेयर। कृषि गणना की हम बात करें तो जो कृषि गणना हुई थी 2010-2011 में, उस कृषि गणना के आधार पर अगर आपसे पहला प्रश्न ये पूछे कि बताओ भाई, देश यानी कि भारत में जोत का औसत आकार, औसत आकार क्या है। ये फैक्चुअल डेटा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरे देश में यानी भारत में जोतों का औसत आकार क्या है, तो आप उत्तर बताओगे 1.15, 1.15 हेक्टेयर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम पूछें, जैसा कि ऊपर प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जोत का औसत आकार ये कितना है, तो ये आप बताओगे 0.76 हेक्टेयर। ठीक। अब यहां से 2 3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, सीमांत जोत, इसका आकार कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन, लघु जोत, इसका आकार कितना होता है। अगला है मध्यम लघु जोत, सॉरी, इसको हटा देते हैं। ये यहां से लघु जोत। ठीक है। और ये हो गया मध्यम जोत। मध्यम जोत का आकार कितना है। और अगर आपसे पूछे कि बताओ छोटी जोत का आकार कितना है, छोटी जोत का आकार कितना है, और बड़ी जोत का आकार कितना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, सीमांत जोत का आकार कितना है अपने भारत में। इसका उत्तर होगा 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। छोटी जोत का आकार अगर पूछे तो आप आंसर बताओगे 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर। और लघु जोत का आकार, या हम कहें इसको इसको कहते हैं अर्ध मध्यम जोत, ये लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्ध मध्यम जोत का आकार कितना है, 2 से 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर। और
और ये है मध्यम ज्योत। इसको यहाँ लिख लेते हैं, मध्यम ज्योत। मध्यम ज्योत का आकार कितना है? 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है। और सबसे अगर बड़ी ज्योत की बात करें, तो बड़ी ज्योतें आती हैं 10 हेक्टेयर से ऊपर। 10 हेक्टेयर से ऊपर। चलिए, फिर से रिवीजन मारो जरा। सीमांत ज्योत का आकार कितना होता है? 1 हेक्टेयर से कम। छोटी ज्योत का आकार 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम ज्योत का आकार कितना होता है? 2 से 4 हेक्टेयर। और बड़ी ज्योत का आकार बड़ी ज्योत का आकार 10 हेक्टेयर। बल्कि मध्यम ज्योत का आकार अगर पूछे तो 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैप, यहाँ पर हम लोग मंडल पढ़ रहे थे। मंडल में हम लोगों ने पहला पढ़ लिया है कानपुर। कानपुर मंडल के जिले। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर से आओ, सहारनपुर मंडल। सहारनपुर, सहारनपुर मंडल। तो हमारे कर्सर को देखो जरा, जहां जहां ये जाएगा वो मंडल, वो जिले सहारनपुर मंडल में से संबंधित हैं या सहारनपुर मंडल में आते हैं। ये जा रहा है कर्सर उन 3 जिलों में। ठीक, देखो ध्यान से। ये 3 जिले दिखे, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। सहारनपुर मंडल में 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है सहारनपुर। दूसरा कौन है? दूसरा है शामली। तीसरा है, ये है मुजफ्फर, मुजफ्फरनगर। ठीक है। तो कानपुर मंडल में कितने थे? कानपुर मंडल में थे 6। सहारनपुर मंडल में कितने हैं? सहारनपुर मंडल में है 3। सॉरी, 3। कौन कौन से हैं? सहारनपुर खुद है, शामली है और मुजफ्फरनगर है। चलिए, ये नोट डाउन करते रहिए अपने नोट्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? पाई डंडा, कानरा और नरसिंह नृत्य या ननापीस? तो सबसे पहले हम पाई डंडा को देख लेते हैं। पाई डंडा, ये कहाँ का है? दरअसल ये नृत्य है बुंदेलखंड का। और बुंदेलखंड के जो अहीर समाज है, बुंदेलखंड का अहीर समाज इसे अपने पारंपरिक उत्सवों में इस नृत्य का अभिनय करता है। ठीक। पाई डंडा को बुंदेलखंड का बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। डांडिया भी कहा जाता है। ठीक। यहां से 3 प्रश्न बने। पाई डंडा एक तो है कहाँ का? ये फोक डांस, लोक नृत्य बुंदेलखंड का। कौन करता है इसे? इसे करता है बुंदेलखंड के अहीर समाज के लोग। और ये, इसे बुंदेलखंड का डांडिया, ये किसे कहा जाता है? कौन सा नृत्य है? जैसे ही नहीं में से 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा कि बुंदेलखंड का डांडिया किसे कहा जाता है, तो आप आंसर मारेंगे पाई डंडा को। अब दूसरा नृत्य है कानरा। कानरा नृत्य, ये क्या है? ये भी एक फोक डांस है। कहाँ होता है? तो ये भी होता है बुंदेलखंड में। कौन करता है इसे? तो बुंदेलखंड के का धोबी समाज करता है। ठीक है। बुंदेलखंड के धोबी समाज के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। और धोबी समाज में दोनों लोग करते हैं, यानी स्त्री की भी इसमें महती भूमिका होती है और पुरुषों की भी इसमें अग्रणी भूमिका होती है। तो याद रहे, कानरा नृत्य कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है। कौन करता है? धोबी समाज। और किस अवसर पर करते हैं? आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, धान कटाई के अवसर पर, फसल रोपाई के अवसर पर, या विवाहोत्सव पर, या ननापतीस। तो आप इसके अवसर को भी अ, अवसर बनाइए और याद रखिए ये विवाहोत्सव पर किया जाता है। विवाहोत्सव पर ये नृत्य किया जाता है। अगला है नरसिंह नृत्य। तो देखो, नरसिंह नृत्य, हाँ, ये जो नृत्य है ना, ये ब्रज से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंह नृत्य। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, नरसिंह नृत्य के बारे में थोड़ा जानकारी लो। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उन्होंने लवणासुर का वध किया था।
तो उन्हीं की याद में नरक चतुर्दशी के दिन ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। कई सारी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, तो उसकी याद में उसकी स्मृति को मनाने के लिए नरसिंह नृत्य किया जाता है। फिलहाल हमारे प्रश्न का उत्तर होगा नरसिंह नृत्य, जो कि ब्रज से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न में आओ। हम लोग पढ़ रहे हैं मंडल। हम लोग मंडल की चर्चा कर रहे हैं और टोटल मंडल है 18। पहला हमने पढ़ा कानपुर मंडल, दूसरा पढ़ा सहारनपुर सहारनपुर मंडल, और अब हम तीसरा पढ़ेंगे मेरठ मंडल। ठीक, 1 मिनट रुको जरा। इस स्लाइड में इनको मत पढ़िए, इनको इरेज कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ बुंदेलखंड देखा है, ये रहा बुंदेलखंड। जरा गूगल जरा इसमें मैप में देखो बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के जिले जो बुंदेलखंड में आते हैं, आने वाले जिले। ठीक, कौन कौन से हैं बुंदेलखंड के जिले? ये हो गया पहला, ये दूसरा है, तीसरा हमीरपुर है, ये हमीरपुर आता है। हाँ, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा, सातवां। तो ये टोटल जिले हैं जो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जिले समाहित हैं। इसमें लिखिए जरा, पहला हो गया ये, इसका नाम है जालौन, ये बुंदेलखंड का इलाका है। दूसरा है झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यहीं पर है। तीसरा है ललितपुर, और चौथा कौन सा है? चौथा है ये हमीरपुर, ये वाला, ये एरिया हमीरपुर। पांचवा कौन सा है? ये हो गया आपका महोबा। महोबा, यहाँ पान की खेती बहुत मात्रा में होती है। छठा कौन सा है? छठा है आपका बांदा, और सातवां है चित्रकूट। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं? तो ये हो गए 7, जालौन, ये हो गए 7, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आओ। कह रहा है कि वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो पहला तो प्रश्न यहीं से बन गया, भारतीय कला परिषद ये कहाँ है? ये कहाँ है? तो बताइए, क्वेश्चन में ही लिखा है वाराणसी में है। ठीक है, ये वाराणसी में है। अब यहां से दो तीन फैक्ट देखो। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, भारतीय कला परिषद, इसकी स्थापना बताओ। दूसरा पूछें भारत कला भवन, इसकी स्थापना बताओ। और तीसरा हमने आपसे पूछा कि लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी, इसकी स्थापना कब हुई? ये तीनों प्रश्न जल्दी से दे दो जवाब। तो भारतीय कला परिषद की स्थापना कब हुई? 1920 में। ठीक, भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? 1950 में। और लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना कब हुई? 1949 में। ये तीनों फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको याद रखने हैं और अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय, अब यहां से आंसर क्या होगा? भारतीय कला परिषद। भारतीय कला परिषद की स्थापना कब हुई है? 1900, हाँ, 1920 में। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपसे बोले कि भारत कला भवन ये कहाँ है, बता सकते हो? ये है बीएचयू, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर इसको स्थापित किया गया है, विश्वविद्यालय में। ठीक, अर्थात वाराणसी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड की तरफ आओ। वहां पर आपको मिलेगा मैप। मैप में हम लोग पढ़ रहे हैं मंडल। हमने पहला मंडल पढ़ लिया, कानपुर। दूसरा, कानपुर में कितने जिले हैं? रिवीजन करते जाओ, 6। टोटल मंडल कितने हैं? 18। कानपुर के बाद हमने कौन सा पढ़ा? सहारनपुर। सहारनपुर कितने जिले हैं? 3।
और अब हम पढ़ेंगे मेरठ मंडल। इसमें कितने जिले हैं? टोटल 6। ठीक। चलो देखते हैं, फिगर बनाते हैं इसका। पहले इसे इरेज कर दो, इसको ले आओ बाल पे। हाँ, मेरठ, हेडिंग डालो, मेरठ मंडल में उत्तर प्रदेश के जिले। तो टोटल 6 हो गए। अब देखो ध्यान से, ये है हमारा मेरठ। कर्सर देखना कहाँ कहाँ जा रहा है। ये है मेरठ। ठीक। मेरठ, और ये है आपका बागपत। बागपत से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा गाजियाबाद। गाजियाबाद से नीचे आओगे गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर से पश्चिम की तरफ बढ़ो, आपको मिलेगा बुलंदशहर। बुलंदशहर में ऊपर से ऊपर की तरफ आओगे तो मिलेगा बागपत, सॉरी, ये मिलेगा मेरठ, और ये मिलेगा हापुड़। इतना जो एरिया है ना, ये है मेरठ मंडल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी टोटल जिले कितने हैं? 6। पहले नंबर पर कौन है? ये है आपका मेरठ। दूसरे नंबर पर कौन है? ये है बागपत। तीसरे पर तीसरे पर है गाजियाबाद। और चौथे पर कौन है? चौथे पर है आपका हापुड़। हाँ, हापुड़। पांचवें पर कौन है? पांचवें पर है गौतम बुद्ध नगर। ठीक। 6 नंबर पर है बुलंदशहर। बुलंदशहर। इसी का एक शहर है खुर्जा, और वहां पर सिरेमिक उत्पाद काफी फेमस है। तो खैर, मेरठ मंडल में कितने जिले हैं? टोटल 6 हैं। और कौन कौन से हैं? मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। इनको मैंने मैप में ड्रॉ कर दिया है। देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव मिला है? राज्य के विधानसभा में। तो इनका नाम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। ये तो नहीं है। रणवीर सिंह बिष्ट, ये भी नहीं है। इनकी मैंने कई सारी जो चित्र हैं, चित्रकला, उनके बारे में बताया भी है। किरण दर, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। इनका पूरा नाम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। ठीक है, अहिवासी इनका पूरा नाम है। इन्होंने विधानसभा की जो दीवारें हैं ना, उनमें इन्होंने चित्र उकेरे हैं। तो इसको इनको याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। रणवीर सिंह बिष्ट की बात करें तो इनके हमने कई सारे चित्र आपको बताए थे, जैसे जाड़े की रातें। जाड़े की रातें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जाड़े की रातें चित्रकला ये किसकी है? आप बताओगे रणवीर सिंह बिष्ट की है। बाजार, बाजार, गपशप, ये भी रणवीर सिंह बिष्ट की है। शहर की रोशनी, शहर की रोशनी, ये भी चित्रकला किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट। अ, पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी लोक नृत्य। और एक और है, इसका नाम है नीलकंठ। ये भी सारी की सारी चित्रकलाएं किसकी हैं? ये भी हैं रणवीर सिंह बिष्ट की। ठीक है। किरण दर, ये कौन है भाई? किरण दर, ये दरअसल एक अ, चित्रकला प्रेमी है। ठीक है, ये चित्रकला प्रेमी है, यानी चित्रकार हैं ये। और किरण दर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसकी चित्रकला में जापानी और चीनी, ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसके चित्रकला में जापानी और चीनी छवि प्राप्त होती है? ठीक है, या चीनी और जापानी झलक देखने को मिलती है? तो उसका आंसर होगा किरण दर। आगे बढ़ते हैं। हम लोग
उत्तर प्रदेश के मैप में मंडल पढ़ रहे थे। रिवीजन करो जरा। कितने होते हैं? 18। पहला कौन सा पढ़ा हमने? कानपुर। कितने थे इसमें जिले? थे। दूसरा हमने मंडल कौन सा पढ़ा? दूसरा पढ़ा सहारनपुर। सहारनपुर में कितने जिले? 3। और अगला हमने पढ़ा था मेरठ। मेरठ में कितने जिले थे? है। अब हम अगला पढ़ेंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल। ठीक है। तो खत्म कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसमें हेडिंग डालो, मुरादाबाद मंडल में जिले टोटल हैं कितने, उसको भी देखते हैं। पहले मैप ड्रॉ करो। आपको ये बिजनौर दिख रहा है? बिजनौर को पकड़ के आप नीचे की तरफ आइए। ये बिजनौर। बिजनौर के बाद ये है अमरोहा। ठीक। अमरोहा। अमरोहा के ठीक नीचे आओगे तो आपको मिलेगा, इसका नाम है संभल। संभल। संभल से ऊपर आप बढ़ोगे तो ये बॉर्डर आपको लग रहा है मुरादाबाद का। ठीक, इस बॉक्स को कवर कर दो। तो ये हो गया मुरादाबाद मंडल। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा एरिया हो गया मुरादाबाद मंडल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुरादाबाद मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। ऑप्शन दे दिया, बिजनौर, संभल, अमरोहा, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको बरेली। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। तो मुरादाबाद मंडल में जिले, 1 नंबर, 2, तीसरा और चौथा। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है बिजनौर। दूसरे पर है, ये है अमरोहा। अमरोहा। अमरोहा की ढोलक बहुत फेमस है, यहाँ का ओडीओपी ढोलक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तीसरे पर कौन है? तीसरे पर है संभल। और चौथे पर ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद। अब अ, अमरोहा को अमरोहा भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ज्योतिबा फूले नगर। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। मुरादाबाद मंडल में कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4। यानी कि अब लिख सकते हैं मुरादाबाद मंडल में टोटल 4 जिले। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन, ये अभी अभी मैंने प्रश्न किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1950। अगर आपसे पूछे भारत कला परिषद, भारत कला परिषद, ये किया था ना अभी हमने, देखो जरा, ये वाला भारत कला परिषद। तो भारत कला परिषद का की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। क्वेश्चन वही अगला, भारत कला भवन, कला भवन की स्थापना भी हमने बताई थी 1950 में। इसका सही आंसर होगा 1950 में। और फिर एक और हमने फैक्ट बताया था, लखनऊ नगर निगम, नगर निगम आर्ट गैलरी, इसकी स्थापना 1949। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मैप। ये कौन सा क्वेश्चन था? 8वां। अगला है मैप। तो हम लोगों ने मंडल पढ़े थे, इसमें हम लोगों ने कानपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुरादाबाद और मेरठ, ये मंडल पढ़ लिए। कानपुर में बताओ जरा, 6 जिले। सहारनपुर में कितने जिले? 3। मुरादाबाद में 4। मेरठ में 6। अब हम पढ़ेंगे बरेली मंडल। बरेली मंडल में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, उनके बारे में, और कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो नीचे आइए मुरादाबाद के, ये है आपका रामपुर। ठीक, ये रहा रामपुर। दरअसल पिछली स्लाइड में जाओ जहां हम लोगों ने मुरादाबाद के पढ़े हैं।
यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर 5 जिले हैं, इसको भी आप ऐड कर लो। ये है रामपुर, तो ये पूरा एरिया, ये पांचवा है। पांचवा कौन सा है? पांचवा है रामपुर। ठीक। तो इसमें मुरादाबाद मंडल में टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 5। इसको ऐड कर लीजिए, ये स्किप हो गया सा, स्किप हो गया था। अब यहाँ पर लिखेंगे मुरादाबाद में टोटल हैं कितने जिले? 5। बरेली मंडल में आ जाओ, तो ये रहा आपका मुरादाबाद, ये रामपुर, और ये है आपका बरेली। बरेली मंडल में आप आगे बढ़ोगे तो मिलेगा आपको पीलीभीत। ठीक। ये रहा। कर्सर देखिए जरा कहाँ कहाँ जा रहा है। पीलीभीत, पीलीभीत से इसको टच करते हुए और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा सीतापुर। ये हो गया पीलीभीत के ठीक नीचे। यहाँ पर तो यहाँ पर है सीतापुर, और ये वाला जो एरिया है ना पीलीभीत के, ये है शाहजहांपुर। और बरेली के ठीक नीचे जब आप आओगे तो आपको ये क्षेत्र मिलेगा बदायूं। ठीक है। तो अब कितने यहाँ पर जिले हो गए? एक, दो, तीन और चार। बरेली मंडल में टोटल कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से? बरेली मंडल में पहला है ये वाला क्षेत्र, बदायूं, इसके बदायूं। दूसरा है ये वाला क्षेत्र, इसे कहते हैं बरेली। तीसरा है ये वाला क्षेत्र, ये है पीलीभीत, पीलीभीत। और चौथा है ये वाला क्षेत्र, इसे कहा जाता है शाहजहांपुर। तो सीतापुर तो ये है, वो शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। ठीक है। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं बरेली मंडल में। अच्छा, ये जो बरेली है, इसे ये रामगंगा नदी के किनारे है। और एक और जानकारी है इसमें, देखो, नाथ नगरी, नाथ नगरी ये किसे कहा जाता है? ये बरेली को ही कहा जाता है। ठीक है। फिर से रिवीजन मारो जरा। बरेली में कितने मंडल हैं? सॉरी, बरेली मंडल में कितने जिले हैं? 4। पहले कौन सा है? ये बदायूं। दूसरा बरेली। तीसरा हो गया पीलीभीत, और चौथा हो गया शाहजहांपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान। तो पहले आओ देख लेते हैं भातखंडे के बारे में। संगीत संस्थान। ठीक। भातखंडे संगीत संस्थान, दरअसल ध्यान से देखो, 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, भातखंडे संगीत संस्थान की। लेकिन उस समय इसका नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसका नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी, मॉरिस मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। और इसके बाद इसे सन 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। अच्छा। और सन 2000 में जब इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तो उसी समय इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और रखा गया भातखंडे संगीत संस्थान। बात आ रही है समझ में? प्रश्न हमारा ये है कि ये है कहाँ पर? सीधी सी बात है, ये है लखनऊ में। पहला ऑप्शन तो सही है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। अब देख लो राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1962, फरवरी 1962 में। और ये है कहाँ? ये है लखनऊ में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यहां पर होना चाहिए लखनऊ। ठीक है। अब आ जाओ तीसरे ऑप्शन, तीसरे विकल्प में। कह रहा है राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये कहाँ है? तो इसको भी देख लो। राष्ट्रीय कथक संस्थान,
ये है लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई? आपसे ईयर पूछा जा सकता है। 1988, 1989 में राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना हुई। ठीक है। यहां से कुछ फैक्ट्स और हैं, जैसे एक आप ध्यान रखिएगा, भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी ये कहाँ पर है? ये भी है लखनऊ में। एलकेओ लखनऊ में है। और इसकी स्थापना आपसे अगर पूछे तो आप बताओगे 1975, 1975। तो यहां से आपका उत्तर कौन हो जाएगा? एक और तीन, ये वाला। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के मैप में मंडल पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कहाँ तक मंडल पढ़ लिए हैं? हम लोगों ने पढ़ लिया है सहारनपुर, कानपुर, कानपुर के बाद बरेली, बरेली के बाद मुरादाबाद। अब हम पढ़ेंगे लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में टोटल कितने जिले हैं? 6। तीन ही मंडल हैं जहां पर 6 जिले हैं। लखनऊ है, मेरठ है, और एक मंडल और है कानपुर। ठीक। तो लखनऊ में भी 6 मंडल हैं। देखो लखनऊ मंडल है कहाँ पर? यहाँ पर हेडिंग डालो, लखनऊ मंडल में जिले 6। ये है हमारा कानपुर, ये है नवाबी शहर लखनऊ, सॉरी ये है नवाबी शहर लखनऊ, और ये है उन्नाव। अब लखनऊ में आप देखिए जरा ध्यान से, कर्सर हमारा जहां जहां जा रहा है उसको ध्यान से देखिए और अपने मैप में ड्रॉ करिए। ये रहा उन्नाव। उन्नाव से ऊपर आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, क्या नाम है इसका? हरदोई। हम्म। हरदोई, हरदोई से ऊपर बढ़ो, सबसे बड़ा क्षेत्रफल ये है लखीमपुर खीरी का। ठीक। अब आ जाओ लखीमपुर खीरी से नीचे की तरफ, तो आएगा आपका, ये रहा सीतापुर। सीतापुर से नीचे की तरफ आओ तो आपको मिलेगा, ये क्या है? ये है लखनऊ। और अब लखनऊ से फिर नीचे की तरफ आओ तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ये वाला। देख पा रहे हो? ये मिला आपका रायबरेली। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये लखनऊ मंडल में है। और इसमें कितने जिले हैं? 6। एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। हम्म। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसमें तो 7 हो रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं से इरेज करो जरा इसको, पॉइंटर इरेजर, गड़बड़ हो रहा है। ये वाला डिस्ट्रिक्ट हटाइए जरा, ये, इसको हटाइए, और ये हटाइए। ठीक। अब देखो, ये सीतापुर हुआ। सीतापुर से आप बॉर्डर पकड़े पकड़े इधर की तरफ आओ तो आपको मिलेगा 5 नंबर। 5 नंबर है लखनऊ। और जब आप लखनऊ से नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा रायबरेली। ये एरिया है। दरअसल ये है बाराबंकी। वो एरिया लखनऊ मंडल में नहीं है, और ये है 6 नंबर। तो लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? 6। पहला नंबर है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक है। दूसरा मंडल कौन सा है? ये है हरदोई। हरदोई। दूसरा जिला, तीसरा जिला कौन सा है? ये है सीतापुर। सीतापुर। चौथा जिला कौन सा है? उन्नाव। और पांचवा, पांचवा स्वयं लखनऊ है। छठा कौन सा है? ये है रायबरेली। तो टोटल जिले कितने हो गए? 6 लखनऊ मंडल में। लखीमपुर खीरी, और इसका नाम क्या है? हरदोई। ये सीतापुर है। चौथे नंबर पर है उन्नाव, पांचवें पर है लखनऊ, और छठे पर है रायबरेली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसे शॉर्ट में कहते हैं केसीसी। केसीसी की स्थापना हुई 1998 में, अगस्त 1998 में। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि केसीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? क्या बता सकते हो? केसीसी की स्थापना
किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये है, समिति का नाम है आरवी गुप्ता समिति। आरवी गुप्ता समिति ने सुझाव दिया और इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था नाबार्ड ने। आरवी आरवी गुप्ता की आरवी गुप्ता की समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी ये योजना। ठीक। आरवी गुप्ता की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, शुरू किया गया। 1998 इसका सही आंसर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड में देख लो जरा, केसीसी में इसमें लोन कितना, यानी कि अगर कोई किसान जो क्रेडिट कार्ड धारक है वो अगर ऋण लेना चाहे तो कितना मिल सकता है? 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो ब्याज दर है, ब्याज दर वो कितनी होगी? वो 2 से 4% के बीच होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। जो किसान केसीसी धारक है वो 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है इस योजना के माध्यम से, और इस जो जो ये ऋण लेगा उस पर ब्याज की दर होगी 2 से 4%, इससे ज्यादा नहीं होगी। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लिए गए धन को अगर वापस करना चाहे कोई किसान तो कितनी समयावधि है? यानी कि अगर हम कहें ऋण चुकाने की अवधि, ये कितनी है? ये है 5 साल। यानी आपने लोन लिया आज तो फिर 5 साल में आपको चुकाना होगा। ठीक है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न और बनता है, अगर कोई किसान केसीसी कार्ड धारक है तो उसे बीमा प्रीमियम भी दिया जाता है। अगर किसान की सपोज करो मृत्यु हो गई या स्थायी विकलांगता की स्थिति आ गई है तो उसे 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। या फिर अगर ये सब नहीं हुआ है, ना उसकी मृत्यु हुई है ना स्थायी विकलांगता आई है, अन्य जोखिम आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे 25,000 रुपए की 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर मंडल देख रहे थे, तो हमने सहारनपुर, मंडल में हमने सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ और इसका नाम क्या है, बरेली, बरेली, बरेली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर। हमने इतने मंडल देख लिए, 1 2 3 4 5 6। अब हम आगे बढ़ते हैं देवी पाटन मंडल। एक और मंडल है जिसका नाम है देवी पाटन मंडल। तो हेडिंग डालो, देवी पाटन मंडल में जिले। ठीक है। देवी पाटन दरअसल इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि अ, पाटेश्वरी देवी वहां पर है। पाटेश्वरी देवी का मंदिर है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है देवी पाटन मंडल। तो यहाँ पर जिले देखो जरा, देवी पाटन मंडल में हमारा कर्सर देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। आप, ये बहराइच दिख रहा है, बहराइच से पकड़ के आप नीचे की तरफ आओ, आपको मिला गोंडा। ठीक, गोंडा, और गोंडा से आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, यहाँ ये वाला एरिया, ये पूरा है देवी पाटन मंडल। तो देवी पाटन मंडल में कितने जिले हैं? पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, इतने जिले आ रहे हैं आपके। तो पहले जिले का नाम क्या है? यहाँ पर नाम है बहराइच। दूसरा कौन सा है? ये वाला, ये है गोंडा। तीसरा ये वाला है आपका इस बहराइच श्रावस्ती, और ये रहा बलरामपुर, बलरामपुर। और चौथा जिला कौन है? चौथा जिला है श्रावस्ती, चौथा जिला है श्रावस्ती। ठीक है।
तो देवी पाटन मंडल में कितने जिले हो गए टोटल? 4। गोंडा, बहराइच, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। ठीक, इसको नोट डाउन करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। प्रश्न कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म यहाँ पर सन भरना है, इस सन में हुआ, और ये हुआ था कासगंज जिले के पटियाली गांव में। तो जो अब जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में। ठीक है। कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ कासगंज में, जो कि ऊपर लिखा गया है। कासगंज में एक जगह है, गांव है पटियाली। ठीक, पटियाली गांव में हुआ। अच्छा, अमीर खुसरो साहब को भारत का तोता यानी तूतीय हिंद ये भी कहा जाता है। अमीर खुसरो साहब को हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है। और अमीर खुसरो साहब ये जनाब फारसी भाषा के, फारसी भाषा के कवि और इतिहासकार रहे हैं, इतिहासकार थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हालांकि ये कई सारी भाषाएं जानते थे, लेकिन जो इनकी मेन भाषा थी वो थी फारसी भाषा, तो ये फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे। और इनकी जो रचनाएं हैं ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे जो फेमस इनकी रचना है वो है तुगलक, तुगलक नामा। तो आपसे पूछा जाए तुगलक नामा किसकी है? हाँ, अमीर खुसरो की है। एक 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 रचना है, इसका नाम है हजाइनुल, हजाइनुल फुतुह। ये भी एक रचना है, इन्हीं की है। एक रचना है नूह सिपेहर, इन्हीं की है। एक है मिफ, ये दरअसल फारसी वर्ड है, बड़े अटपटे हैं। मिफ्ताहुल, मिफ्ताहुल फुतुह, ये भी किसकी रचना है? ये भी अमीर खुसरो की रचना है। तो इसका आंसर होगा 1253। ये सारी बातें आप याद करिए। हम लोगों ने मंडल में वहां तक देख लिया था देवी पाटन। अगला मंडल है हमारा, इसे बोलेंगे फैजाबाद मंडल, फैजाबाद या अयोध्या मंडल। तो अयोध्या मंडल में कितने जिले आते हैं इनको देख लेते हैं। तो ध्यान दो जरा, लखनऊ में आओ, ये रहा उन्नाव, और ये है उन्नाव, ये है लखनऊ, और ये है बाराबंकी। ध्यान देना, ये है बाराबंकी। अब बाराबंकी से लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, बाराबंकी को स्पर्श करते हुए आप नीचे की तरफ आओ, ये बाराबंकी है। बाराबंकी को स्पर्श करते हुए आप नीचे की तरफ आओ, तो आपको ये मिलेगा अमेठी। क्या मिलेगा? हाँ, अमेठी। अमेठी से आप आगे की तरफ बढ़ो, आपको मिला एक जिला जिसका नाम है ये है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से और आगे बढ़ो तो आपको मिला अंबेडकर नगर। ठीक है, अंबेडकर नगर। इसको पकड़े पकड़े फिर आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा ये अयोध्या। जो ये एरिया आप देख रहे हो ना, ये है अयोध्या मंडल, यानी कि फैजाबाद मंडल। ठीक है। इसमें कितने जिले आ रहे हैं? एक, दो, तीन, चार और 5 जिले। अब ध्यान दो कि पहले नंबर पर कौन है। ये वाला जो जिला है, देखो ये हो गया कानपुर, ये है उन्नाव, ये है लखनऊ, और एक नंबर पर जो है वो है बाराबंकी। ठीक है। बाराबंकी से आप नीचे की तरफ जब आओगे ना, तो आपको ये वाला जिला मिलेगा दूसरा नंबर। इसका नाम है अमेठी, जहां से राहुल गांधी आमतौर पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2019 में हाँ ये हार गए थे यहाँ से। 2 नंबर से जब आगे बढ़ोगे, तीसरे स्थान पर है
सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। चौथे स्थान पर कौन सा है? चौथे स्थान पर है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर। और ये रहा पांचवा। पांचवें स्थान पर है अयोध्या। ठीक है। तो फैजाबाद मंडल में टोटल कितने जिले आ गए? ये आ गए 5 जिले। कौन कौन सा? ये रहा आपका बाराबंकी, ये रहा अमेठी, ये है आपका सुल्तानपुर, ये रहा आपका अम्बेडकर नगर, और ये है अयोध्या। ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन में। प्रसिद्ध भीतरगांव मंदिर ये कहाँ है? ये सबको मालूम होगा, ये है कानपुर में। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये कानपुर में है। ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्ट देखो जरा। जैसे झांसी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की क्या है? कर्मस्थली। ये रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली रही है। कानपुर, कानपुर तात्या टोपे की कर्मस्थली रही है। ठीक है। ठीक। अच्छा, गाजीपुर, गाजीपुर आपका पड़ता है, ये पड़ता है आपका गाजीपुर। मैप में देखो जरा। ये गोंडा और गाजीपुर। गाजीपुर में क्या हुआ? गाजीपुर में जन्म हुआ था एक शख्स का जिनका नाम है सहजानंद सरस्वती। अगर आपने अखिल भारतीय किसान महासभा इनको सबको पढ़ा होगा तो आपने इनका नाम सुना होगा। गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। गोंडा, गोंडा भी फेमस है। ये है गोंडा, इसको ध्यान से देखो जरा। ये रहा गोंडा आपका। तो गोंडा किस लिए फेमस है? गोंडा में आपने एक क्रांतिकारी का नाम सुना होगा, राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। ठीक है। गाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, और गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। अगली स्लाइड में आओ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दरअसल मैप है, और इस मैप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं हमारे मंडल की। ठीक। हम लोगों ने पढ़ लिया है देवी पाटन मंडल, और पढ़ लिया है फैजाबाद यानी अयोध्या मंडल। अब हम पढ़ेंगे बस्ती, बस्ती मंडल। तो जरा ध्यान से देखो, ये है गोंडा और ये आगे है बस्ती। ध्यान से देखना, कर्सर जहां जहां जा रहा है उसको ध्यान से देखो। ये है बस्ती। बस्ती में आगे जब बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे ये है संत कबीर नगर। ये है संत कबीर नगर। और बस्ती में और आगे बढ़िए तो ये तो हो गया बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। और ये वाला एरिया कौन सा है? ये है एरिया सिद्धार्थ नगर। ठीक है। तो बस्ती में कितने जिले शामिल हैं? 1, 2 एंड 3। पहले स्थान पर कौन है? पहले नंबर पर है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। ठीक। दूसरे नंबर पर कौन है? यह है दूसरा। दूसरे नंबर पर स्वयं बस्ती है। तीसरे पर संत संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, यहाँ एक झील है जिसका नाम है पखीरा झील। ये सब हम लोग मैप में ही पढ़ेंगे। तो बस्ती मंडल में कितने जिले हो गए? टोटल हो गए 3। कौन कौन सा? सिद्धार्थ नगर, ये दूसरा नंबर है, ये हो गया बस्ती, और ये तीसरा है, ये है संत कबीर नगर। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। कह रहा है लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कला और शिल्प महाविद्यालय की चर्चा हमने पहले की है। पहले का मतलब इसी इसी लेक्चर में कर रहा हूँ, दूसरी बार इसकी चर्चा। कला एवं शिल्प महाविद्यालय। कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये है कहाँ? सबसे पहले तो ये बताओ। ये है लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई
1911 में। संभवतः हाँ 1911 में। ठीक है। और इसके हमने टीचर्स भी बताए थे। पहले इसके प्रधानाचार्य कौन थे, दूसरे प्रधानाचार्य कौन थे? असित कुमार हलदार। और इसके पहले प्राध्यापक कौन थे? नेथोलियन हर्ड। और दूसरे इसके प्रधानाध्यापक कौन थे? इनका नाम है असित कुमार हलदार। ठीक है। सुधीर रंजन खासगीर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इन्हें कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो ये सारी की सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसका आंसर होगा 1911। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा मैं बता चुका हूं पहले से। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम मंडल देख रहे थे, मंडल में हम लोग बस्ती तक चल चुके हैं। हम लोगों ने बस्ती मंडल देख लिया। अब बस्ती मंडल के ठीक आगे बढ़ रहे हैं। आपको मिलेगा गोरखपुर मंडल। तो हेडिंग डालो, गोरखपुर मंडल के जिले। गोरखपुर मंडल के जिले। गोरखपुर देखो आपके यहाँ कहाँ है? ये रहा आपका गोरखपुर। ठीक है। ये है गोरखपुर। ध्यान से देखना इसका, संत कबीर नगर को स्पर्श करते हुए हमारा कर्सर देखिए कहाँ जा रहा है। गोरखपुर मंडल में इसके बाद आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो आपको मिलेगा मऊ। मऊ को छोड़ देना है। और आगे बढ़ोगे तो आपको एक जिला मिलेगा। ये कौन सा है जिला? इसके बारे में बताइए जरा। यहां से जब आप आगे बढ़ोगे भी एक जिला मिलेगा। और ये बढ़ते 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 ये पूरा का पूरा है गोरखपुर मंडल। ठीक। तो ये रहा गोरखपुर, ये रहा महाराजगंज, कुशीनगर, और ये कौन सा है? देवरिया। ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो गोरखपुर मंडल के जिले कितने हैं? पहले तो टोटल 4 हैं। पहले नंबर पर कौन है? ये है महाराजगंज। बात समझ पा रहे हो हमारी? दूसरा है, ये रहा गोरखपुर। तीसरे नंबर पर, ये तीसरा है, तीसरे नंबर पर है कुशीनगर। और चौथे नंबर पर है आपका देवरिया। देवरिया। ठीक। इनको भी आप नोट करिए। आपसे ऐसे प्रश्न बना सकता है। प्रश्न देखो जरा। प्रश्न ऐसे बनाएगा, गोरखपुर मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? नहीं है। पहला ऑप्शन देवरिया, दूसरा ऑप्शन मऊ, तीसरा उम्म, महाराजगंज, और चौथा होगा कुशीनगर। कुशीनगर। तो जब आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। इसका आंसर क्या होगा? मऊ। यही नहीं है, बाकी सब है। अगले प्रश्न की तरफ आओ। कह रहा है, परवा, मार या फिर राकर या भोंटा, ये मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? परवा, मार, राकर और भोंटा, ये मृदाएं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, ये मृदाएं पाई जाती हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड में। ऐसे समझो आप, अ, ये राकर है, ये भोंटा है। इसका आंसर तो हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। तराई और भाबर, इन दोनों को जरा मैप में देखो। आप जब शिवालिक से नीचे की तरफ आओगे तो उत्तर प्रदेश की कुछ श्रेणियां मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के जिले शुरू हो जाते हैं। ये जो एरिया है ना, ये भाबर कहलाता है। ये जो पूरा एरिया है, पतली पट्टी, ये भाबर। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर ये तराई क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र जो है वो काफी उपजाऊ है। तराई क्षेत्र की मिट्टी भी बहुत महीन होती है। और यहाँ पर अच्छी खासी फसल की उपज हम देखते हैं। ठीक है।
तो इसका आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। राकर, परवा, मार, भोंटा, ये सारी मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड कहाँ कहाँ है? मैंने पिछले स्लाइड में देखा था इसको, फिर से एक बार देख लेते हैं। बुंदेलखंड किन जिलों में लाई करता है? तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले नंबर पर कौन है? जालौन। दूसरे नंबर पर कौन है? झांसी। ठीक है। तीसरे पर ललितपुर। ललितपुर। चौथे पर कौन है? चौथे पर है आपका महोबा। जी हाँ, महोबा। पांचवें पर पांचवें पर है हमीरपुर। हमीरपुर। 6 नंबर पर है आपका बांदा। और 7वें पर है चित्रकूट। ठीक। इन सबको मेंशन करिए, हालांकि ये हमने दोबारा बताया है इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, हरिदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दरअसल ये हरिदास जी, ये ध्रुपद गायक थे। और इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। हम्म। हरिदास जी का जन्म अलीगढ़ में। ये ध्रुपद गायक थे और ये काफी चर्चा में भी रहे हैं, काफी चर्चित रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि हरिदास जी के ध्रुपद को सुनने के लिए अकबर भी इनके संगीत को सुनने के लिए भेष बदल कर आया कर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है अलीगढ़ में। ठीक है। अच्छा। हम्म, अलीगढ़ में एक ग्राम है, इसका नाम है कोल ग्राम, यानी कोल गांव। यहीं पर इनका जन्म हुआ। अलीगढ़, बरेली, लखनऊ और कासगंज, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। इन 4 ऑप्शन में हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बरेली का ODOP पहले नंबर पर आप लिखोगे। लखनऊ का दूसरे नंबर पर ODOP लिखोगे। और कासगंज का तीसरे नंबर पर आप ODOP लिखोगे। ये आंसर मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग मंडल पढ़ रहे थे। ठीक। मंडल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? गोरखपुर मंडल पढ़ लिया, बस्ती मंडल पढ़ लिया, और कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, इन सब मंडल को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल में टोटल जिले कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो जरा देखो, ये है आपका आजमगढ़। कर्सर देखो हमारा कहाँ जा रहा है, ये वाला। ध्यान से देखना, ये पतला पतला, बिल्कुल बारीक कर्सर चल रहा है। और इसको आप बहुत गौर से देखिए, ये आजमगढ़ है। दूसरा, तीसरा। अब पहले स्थान पर जो फिगर बना है उसे बोलते हैं आजमगढ़। ठीक। दूसरा है मऊ। और तीसरा है आपका बलिया। जी हाँ, बलिया। तो ये 3 जिले हैं जो आजमगढ़ मंडल में स्टैब्लिश है। पहला आजमगढ़, दूसरा मऊ, तीसरा बलिया। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, इसको नोट डाउन करिए और याद करिए, और मैप में प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक। तीसरे क्वेश्चन में आओ, कल्लर या रेह किस प्रकार की मृदा है? कल्लर या फिर रेह, ये किस प्रकार की मृदा है? दरअसल कुछ ऊसर भूमि होती है, एक बात समझो। कुछ भूमि होती है जो कि ऊसर भूमि होती है, और ऊसर भूमि को ही आप हम कहते हैं रेह, कल्लर, बंजर। ठीक है। इन नामों से जाना जाता है। ऊसर भूमियां आमतौर पर 2 प्रकार की होती हैं। एक लवड़ीय, लवड़ीय
ऊसर भूमि, एक लवणीय ऊसर भूमि और एक होती है क्षारीय ऊसर भूमि। ठीक। तो जो ये जो क्षारीय ऊसर भूमि है, ये वाली ऊसर भूमि रेह युक्त भी होती है और रेहहीन भी होती है। तो दरअसल जो रेह कल्लर या फिर बंजर होती हैं, आमतौर पर उन्हें क्षारीय ऊसर भूमि के तहत रखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कल्लर या रेह, ये किस प्रकार की मृदा है? तो ये क्षारीय मृदाएं हैं। ठीक है। और इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से ऊपर, जैसे 8.5 से भी अधिक इनका मान होता है पीएच। अगले क्वेश्चन में आओ, अगले स्लाइड में आओ। तो यहाँ पर हम लोग मंडलों में हम लोगों ने पढ़ लिया था आजमगढ़ को, आजमगढ़। अब हम लोग पढ़ेंगे झांसी मंडल, झांसी मंडल। तो हेडिंग डालो, झांसी मंडल में जिले, झांसी मंडल में जिले। हम्म, कहाँ है झांसी? ये रहा झांसी। झांसी मंडल में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? आप देखो जरा, ये हमारा कर्सर देखिए और अपने मैप में भरने का प्रयास करिए। जालौन, जालौन से नीचे झांसी, झांसी से भी आप जब नीचे आओगे तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, उसका नाम है ललितपुर। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। ललितपुर से ऊपर की तरफ आओ, फिर से झांसी, और ये जो एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, हमीरपुर, और इसको आप छोड़ दीजिए, हमीरपुर और महोबा को। जालौन से पूरा झांसी वाला एरिया नीचे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा। तो झांसी मंडल में कितने जिले हो गए? एक, दो और तीन। तो झांसी मंडल में जिले कितने हैं? तीन। अब पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर है, ये रहा आपका, क्या नाम है इसका? जालौन, जिला जालौन। दूसरा है झांसी। ठीक है। तीसरा है ललितपुर। ललितपुर में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और पूरा का पूरा मैप से ही पढ़ेंगे। तो झांसी मंडल में कितने जिले हो गए? तीन, जालौन, झांसी और ललितपुर। आगे प्रश्न में आते हैं, कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये कहाँ है? ये रटने वाली चीजें हैं, आपको एज इट इज रटना पड़ेगा। ये है नोएडा में। ठीक। नोएडा में कुछ और हैं जिन्हें आप याद रखिए, जैसे वीवी गिरी, वीवी गिरी नेशनल, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? ये भी है नोएडा में। दूसरा आप क्वेश्चन, दूसरा एक है, इसको भी आप याद रखिए, बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ठीक। ये भी कहाँ है? ये भी नोएडा में है। बात समझ पा रहे हो? तो नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च है, नोएडा में है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा में है बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ठीक है। आगे मैप में आते हैं। तो हम लोग झांसी मंडल पढ़ चुके हैं। झांसी मंडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे चित्रकूट मंडल। हेडिंग डालो, चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो झांसी को जहां से मैंने रोका था, उसके आगे बढ़ो। ये रहा हमीरपुर, हमीरपुर के नीचे है ये आपका महोबा, ये है बांदा, और ये काफी लंबा क्षेत्रफल है इसका। बांदा, बांदा के बाद ये जो एरिया दिख रहा है ना, यही है चित्रकूट। ठीक।
इसमें आप नीचे की तरफ आइए। ये मिला आपको बांदा और ये मिला आपको चित्रकूट। तो इसमें कौन कौन से जिले आ गए? इसमें पहला जिला ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी टोटल 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर है हमीरपुर। हमीरपुर। दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? महोबा। तीसरे स्थान पर है बांदा। ठीक है। चौथे स्थान पर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि जो चित्रकूट मंडल के अंतर्गत हैं। महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ। 18वां नंबर है। कह रहा है कि आदर मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? एक होता है बांगर और एक होता है खादर। खादर को कहा जाता है नवीन जलोढ़। ठीक है। और बांगर को कहा जाता है पुरानी जलोढ़। बात समझ पा रहे हो? इसे कहा जाता है नवीन जलोढ़ और इसे कहा जाता है पुरानी जलोढ़। तो खादर को पूछा है, आंसर होगा नवीन जलोढ़। ठीक है। खादर मृदा होती क्या है? दरअसल ऐसी मृदा होती है जो नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित हो जाती है। समझ पा रहे हो मुझे आप? ये एक ऐसी मृदा होती है जो प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित हो जाती है, यानी नई बाढ़ आएगी तो नई मृदा आएगी। लेकिन बांगर मृदा वो होती है जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पाता, और जब पानी नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पर कोई परिवर्तन की संभावना ही नहीं होगी। ठीक है। खादर मृदा को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार, मटियार दोमट। और एक क्वेश्चन आप नोट करो। ये जो बांगर है ना, इसे उपहार मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग मंडल देख रहे थे। चित्रकूट मंडल हो गया। अगला मंडल है हमारा प्रयागराज मंडल। अगला है प्रयागराज मंडल। तो जैसे देखो, ये बांदा था और ये है कानपुर। ये है कानपुर और ये है बांदा। इसके ठीक बीच में देखो जरा, एक ये जिला दिख रहा है आपको। ये है फतेहपुर। तो जहां जहां कर्सर हमारा जा रहा है उसको गौर से देखो और अपने मैप में ड्रॉ करो। फतेहपुर, फतेहपुर के आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कौशाम्बी। और फिर नीचे आओगे तो आपको मिलेगा प्रयागराज। प्रयागराज ये हो गया प्रयागराज। और यहाँ फतेहपुर से नीचे आओ, अमेठी। अमेठी के ठीक नीचे जब आप आओगे तो आपको एक जिला मिलेगा, इसका नाम है प्रतापगढ़। ये ये जो पूरा क्षेत्र है, दरअसल ये क्षेत्र है प्रयागराज मंडल। ठीक है। अब इसमें कितने जिले शामिल हैं प्रयागराज में? तो 1 2 3 4। इसमें कितने जिले हैं? 1 2 3 4। पहले स्थान पर है फतेहपुर। फतेहपुर। दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर है प्रतापगढ़। ठीक। तीसरे स्थान पर है कौशाम्बी। और चौथे स्थान पर कौन सा है? ये रहा आपका प्रयागराज। ये है चौथा। तो टोटल 4 मंडल हैं आपके प्रयागराज मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19 है। कौन सी स्थापत्य कला है जो शर्की शैली से संबंधित है? बताओ। शर्की शैली से तो सभी संबंधित हैं, मुझे दिख रही हैं। अटाला मस्जिद भी है और ये झंझरी भी है। ठीक है। और कौन सी हैं? लाल दरवाजा भी है, खालिस मुखलिस भी है। तो ये तो सारी। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, शर्की राजवंश। ये शर्की जो राजवंश है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में विस्तार इसने पाया था?
तो आंसर होगा इसका जौनपुर। एक मिनट, इसका आंसर होगा जौनपुर। जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है, यानी शिराज ए हिंद जौनपुर को ही कहा जाता है। तो शर्की जो राजवंश है ना, वो जौनपुर में काफी ज्यादा उसकी वो विस्तारित था। अब इसमें जो अटाला मस्जिद है या खालिस मुखलिस मस्जिद, झंझरी को कहते हैं जहांगीरी मस्जिद। इसे कहा जाता है जहांगीरी मस्जिद। ठीक है। लाल दरवाजा हो गया। तो ये सभी के सभी आपके शर्की शैली से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मंडल। हम लोगों ने प्रयागराज देख लिया, अब देखेंगे मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल में कितने जिले हैं और जिलों की संख्या कितनी है? कौन कौन से जिले हैं? तो प्रयागराज से आगे जब आप पढ़ोगे तो मिलेगा मिर्जापुर। हमारा कर्सर देखो जरा। ये प्रयागराज। तो और मिर्जापुर का बॉर्डर टच करते करते ऊपर की तरफ बढ़ो तो ये आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है भदोही। जिसका नाम है भदोही। अच्छा, यहां से आप नीचे की तरफ आओ और मिर्जापुर को स्पर्श करते हुए सोनभद्र से वापस मिर्जापुर की तरफ जब आप आओगे तो जो ये पूरा मंडल है, इसे कहते हैं मिर्जापुर मंडल। इसमें कितने जिले आ गए? तो एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। ठीक है, तो मिर्जापुर में टोटल जिले तीन हैं। पहला भदोही, दूसरा दूसरा है मिर्जापुर, और तीसरा तीसरा है सोनभद्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चलो, ये सारा का सारा आप नोट डाउन करते जाइए। अगले क्वेश्चन में आओ, कह रहा है कि किसने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके ख्याति प्राप्त की है? 50 से अधिक पुस्तकें किसने लिखी हैं? इनका नाम है चमन सिंह चमन। ठीक है, इनका नाम है चमन सिंह चमन। और ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। चित्रकला यानी भारत उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कला और संस्कृति में चित्रकला के लिए काफी योगदान दिया और इन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आगे चलते हैं तो एक मंडल हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने प्रयागराज, मिर्जापुर की चर्चा कर ली। अगला है वाराणसी। वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में जिले कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो देखो, ये रहा आपका वाराणसी। ठीक है। हम्म, ये है वाराणसी। और ये है आपका वाराणसी के ठीक ऊपर कौन सा है? जौनपुर। तो जौनपुर में आप कर्सर रखो और जौनपुर में कर्सर रख के आप नीचे की तरफ आओ। ये रहा आपका इधर गाजीपुर। ठीक, गाजीपुर से नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा चंदौली। ये है जौनपुर। दिख रहा है सभी को? ये है वाराणसी। और नीचे की तरफ आओगे तो ये रहा आपका चंदौली। ओके, ये जो टोटल फिगर दिख रहा है, ये फिगर है वाराणसी मंडल का। ठीक है, अब इसमें जिले देख लो। तो पहला जिला ये है, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा, यानी टोटल जिले कितने हैं? टोटल जिले हैं चार। कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर है जौनपुर। दूसरे स्थान पर कौन है? जौनपुर। दूसरा स्थान है आपका गाजीपुर। गाजीपुर तीसरा है। ये रहा तीसरा। तीसरा स्वयं वाराणसी है। और चौथे स्थान पर कौन है? ये रहा चौथा नंबर,
अ, ये कौन सा है? ये है चंदौली। चंदौली। तो ये 4 जिले हैं वाराणसी मंडल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। दरअसल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये 2021 में शुरू की गई थी, और जो बीपीएल बीपीएल बच्चे हैं उनको मुफ्त कोचिंग कराने के लिए, यानी मुफ्त का गाइडेंस देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए योजना शुरू की गई थी। और इसमें आईएएस, नीट, या मेडिकल के एग्जाम, आईआईटी जेई के एग्जाम, इनकी सबकी तैयारी कराई जाती है। तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इससे संबंधित है निशुल्क कोचिंग से। अगला स्लाइड है हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। तो यहाँ से हम लोग एक और मंडल देख लेते हैं। लगभग हम लोग मैक्सिमम मंडल खत्म कर चुके हैं। तो एक और मंडल देखते हैं। एक और मंडल, वाराणसी हम लोग पढ़ चुके हैं, अयोध्या भी पढ़ लिया। ठीक है। अब सहारनपुर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे और एक मंडल हमें मिलेगा जिसका नाम है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? मैप में आओ। आपने गाजियाबाद तक तो देख ही लिया होगा, और गौतम बुद्ध नगर, ये पूरा का पूरा आपका जो गौतम बुद्ध नगर था, ये पूरा आ रहा था इस मंडल, मेरठ मंडल के अंतर्गत। अब हम अलीगढ़ मंडल पढ़ रहे हैं। ये है आपका अलीगढ़। कर्सर देखना जरा। अलीगढ़ मंडल में आप मैप को पकड़े पकड़े, हमारे कर्सर को पकड़े पकड़े नीचे की तरफ आओ, तो ये है अलीगढ़। अलीगढ़ से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है कासगंज। ठीक। कासगंज। कासगंज से जब आप और नीचे की तरफ आओगे, मथुरा को स्पर्श करते हुए, तो एक जिला आपको मिलेगा जिसका नाम है ये है हाथरस। हाथरस। हाथरस के आगे बढ़ो, आपको मिलेगा एटा। ठीक। एटा से ये एटा हो गया। एटा। ये रहा आपका एटा। इतना जो ये एरिया है ना, ये है आपका अलीगढ़ मंडल। अब अलीगढ़ मंडल में कितने जिले आ रहे हैं? एक, दो, तीन, चार। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आ रहे हैं। पहला तो आ गया अलीगढ़। दूसरा मंडल है हाथरस। तीसरा मंडल है, सॉरी, तीसरा जिला, यहाँ मंडल में गलत बोल रहा हूँ। एक पहला जिला अलीगढ़ हो गया, दूसरा जिला हाथरस हो गया, तीसरा जिला हो गया एटा। एटा। और चौथा जिला कौन सा है? ये है कासगंज। ठीक है। बात समझ पा रहे हो? तो ये पूरे के पूरे 4 जिले जो कि अलीगढ़ मंडल से संबंधित हैं, आप इसको याद रखोगे। इसी प्रश्न में जरा वापस आओ। इस प्रश्न में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे। आपसे अगर पूछे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसको भी नोट डाउन करिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये कब शुरू की गई? दरअसल ये शुरू की गई थी 2019 में। और इसमें होता क्या है कि बेटी के जन्म के समय कुछ राशि दी जाती है। बेटी के जन्म के समय, जन्म से लेकर, यानी जब बेटी जन्म लेती है, ये बेटी के लिए है केवल। बेटी के जन्म से लेकर लेकर उसके स्नातक स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक इसमें 6 चरणों में 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर अगला है, पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? महोबा भी है, बांदा भी है और ललितपुर भी है। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो महोबा देख लो। महोबा पान के लिए सबसे अग्रणी है, और महोबा में ही पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो आंसर होगा महोबा। कब की गई थी? 1981 में। ठीक। अच्छा, बांदा में एक जगह है, इसका नाम है बरई मानपुर। बांदा में एक जगह है बरई मानपुर। ये बांदा में पान के लिए बहुत फेमस जगह है, यानी यहाँ पान का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। ठीक, अगर हम ललितपुर की बात करें, तो ललितपुर में एक जगह है जिसका नाम है पाली क्षेत्र। पाली क्षेत्र, यहाँ पर भी पान का उत्पादन उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, एक पान से संबंधित योजना भी है, उसको भी आप याद रखो। इसका नाम है पान प्रोत्साहन योजना। ये कब आई? ये आई 2012 2013 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मंडल, मंडल में हमने अलीगढ़ मंडल पढ़ लिया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे आगरा मंडल। ठीक है, अगला पढ़ेंगे आगरा मंडल। ये जरा देखो, ये आगरा है, ये है मथुरा। आगरा मंडल के अंतर्गत मथुरा भी आ रहा है। समझ पा रहे हो आप? आगरा मंडल के अंतर्गत मथुरा भी आ रहा है। और आप मथुरा को पकड़े पकड़े आप नीचे की तरफ आइए, हाथरस को छोड़ दो। ठीक है, और आगरा से स्पर्श करता हुआ एक है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ठीक आगे बढ़ो, इसका नाम है मैनपुरी। और मैनपुरी से आप नीचे की तरफ आ जाओ। इटावा को स्पर्श नहीं करना है, मतलब इटावा को नहीं लेना है, और इतना एरिया। ठीक है, ये जो मंडल है ना, इसे कहते हैं आगरा मंडल। आगरा मंडल में कितने जिले हैं? एक तो ये जिला हो गया, एक ये जिला हो गया, और एक ये जिला हो गया। तो एक, दो, तीन, चार। आगरा मंडल में टोटल जिले कितने हैं? टोटल जिले हैं चार। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मथुरा। दूसरा कौन है? दूसरा है आगरा। तीसरा है ये कौन सा है ये वाला? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। और चौथा है मैनपुरी। ठीक है, हो गया मैनपुरी। इतने मंडल हैं आगरा, इतने जिले हैं आगरा में। ये सारे के सारे जिले आगरा मंडल में हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तु चित्रकला में चित्रित मेघदूत श्रृंखला के लिए ख्याति अर्जित करने वाले चित्रकार का नाम बताओ। वास्तु चित्रकला शैली में चित्रित मेघदूत श्रृंखला में ख्याति अर्जित करने वाले चित्रकार का नाम, इनका नाम है ललित मोहन सेन नहीं, हरिहर लाल मेड़। ठीक है, इनका नाम क्या है? हरिहर लाल मेड़। अच्छा, तो मेघदूत श्रृंखला से ये संबंधित है। इसमें एक नाम याद रखो, अमृता शेरगिल। नाम तो सुना ही होगा। अमृता शेरगिल का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। ठीक है, और ये एक चित्रकार थी। दरअसल इनका जो विवाह हुआ था वो हंगरी में हुआ था, और इस विवाह के उपरांत ये अपने पुश्तैनी मकान गोरखपुर में आकर ये बस गई थी। और ये काफी चर्चित चित्रकार भी रही हैं। एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ, सत्यम शिवम सुंदरम
सत्यम शिवम सुंदरम ये किसकी चित्रकला है? चित्रकला। आंसर होगा शिव नंदन नौटियाल। ठीक। आंसर क्या होगा? शिव नंदन नौटियाल। अब इसमें हम लोग मैप में हम लोग मंडल सारे के सारे पढ़ चुके हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है जो हम पढ़ें। टोटल 18 मंडल हैं और 18 मंडलों को हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। कौन कौन से मंडल हम लोगों ने पढ़ लिए? पहले पर हमने पढ़ा सहारनपुर। सहारनपुर। दूसरा अ, दूसरा पढ़ा मेरठ। तीसरा हमने पढ़ा था मुरादाबाद। चौथा हमने पढ़ा था बरेली। ठीक है। पांचवा कौन सा था? लखनऊ। छठा था फैजाबाद। सातवां था देवी पाटन। देवी पाटन। आठवां कौन सा था? आठवां था बस्ती। नवां गोरखपुर। दसवां कौन सा पढ़ा था? दसवां हम लोगों ने पढ़ा था आजमगढ़। आजमगढ़। 11वां पढ़ा था हम लोगों ने इसका क्या नाम है? आजमगढ़ के बाद वाराणसी। 12 प्रयागराज। 13 पढ़ा था झांसी। 14 नंबर था हमारा चित्रकूट। ठीक है। चित्रकूट। और 15वां कौन सा था? 15वां था मिर्जापुर। 16वां हम लोगों ने पढ़ा था मंडल कौन सा? अलीगढ़। अलीगढ़। 17वां था हमारा ये था क्या नाम है इसका? आगरा। और 18वां था इसको हमने पढ़ा था कानपुर। ठीक है। ये सारे के सारे मंडल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का गृह त्याग व झूला चित्रकला निम्नलिखित में से किस प्रकार किसका चित्र है? ठीक। तो इसका उत्तर होगा बुद्ध का गृह त्याग और झूला। देखो, एक शख्स है इनका नाम है रणबीर सिंह। रणबीर सिंह रणबीर सिंह, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत गलत हो गया। एक शख्स है इनका नाम है रणबीर सक्सेना। रणबीर सक्सेना। तो रणबीर सक्सेना के 3 चित्र हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चित्रकला है इनकी। पहला है बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध का गृह त्याग। दूसरा है झूला। और तीसरा है प्रतीक्षा। ये तीनों के तीनों हैं रणवीर सक्सेना के। तो इसका सही आंसर होगा रणवीर सिंह बिष्ट नहीं है, रणवीर सक्सेना है। ठीक है। अच्छा, एक ये शख्स कौन है? विश्वनाथ मेहता। ये भी एक चित्रकार है। विश्वनाथ मेहता। ये भी एक चित्रकार हैं और इनकी जो चित्रकला है वो काफी फेमस हुई है। और इनके कई सारे चित्र हैं जैसे प्यासा हूँ। प्यासा। ये विश्वनाथ मेहता का है। एक है सुहाग बिंदी। सुहाग बिंदी। और एक तीसरा है इसका नाम है सृष्टि। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर ये था 24। 24 में जो मैप दिया गया है इसमें हम लोगों ने मंडल तो पढ़ ही लिया है सारा। ठीक है। इसमें सोनभद्र से कुछ बातें लिख लेते हैं। सोनभद्र। सोनभद्र ये है। ये रहा आपका सोनभद्र। ध्यान से देखो, अपने एग्जाम में पूछा जाता है। सोनभद्र से कौन कौन स्पर्श करता है बताओगे? ये बिहार स्पर्श कर रहा है। झारखंड है। ये छत्तीसगढ़ है और ये मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र से स्पर्श कौन कौन सा राज्य करता है? बिहार, झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये हो गया मध्य प्रदेश। तो राज्य जो सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं, पहला कौन सा है? पहला है बिहार। दूसरा
दूसरा होगा झारखंड, तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़, और चौथा होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। सोनभद्र से दो बातें और ध्यान रखो। एक तो इसे इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दूसरा, गोविंद वल्लभ पंत सागर यहीं पर है। अच्छा, ये जो चंदौली है ना, ये वाला, ये है चंदौली। चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत है जो लखनऊ में स्थित है? रूमी दरवाजा, हाँ जी, है। रूमी दरवाजा लखनऊ में ही है। हुसैन बाग का इमाम बाड़ा, ये भी है। दिलकुशा उद्यान, ये सारे के सारे लखनऊ में हैं। ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ हैं? लखनऊ में। अच्छा, अ, ये जो रूमी दरवाजा है ना, रूमी दरवाजा, इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। तुर्की गेट भी कहा जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 फुट है। ठीक है। अच्छा, लखनऊ को देख लेते हैं थोड़ा मैप में। कहाँ है लखनऊ? ये रहा कानपुर, ये रहा उन्नाव, और ये है हमारा प्यारा लखनऊ। लखनऊ से दो तीन बातें ध्यान रखो। एक तो इसे नजाकत, नफासत का शहर कहा जाता है। लखनऊ में एक राज्य संग्रहालय है। लखनऊ में एक राज्य संग्रहालय है जिसकी स्थापना हुई थी 1863 में। लखनऊ में एक लोक कला संग्रहालय भी है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। लखनऊ में ही लखनऊ में ही एक जगह है, छतर मंजिल। ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। छतर मंजिल कहाँ है? नीचे चार ऑप्शन दे दिया। तो आज का वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा, लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।